चलिए, कोई सवाल है अभी तक जो भी पढ़ा हमने? आईपीएससी, हाँ थोड़ा रिवाइज करना। और कुछ? आईपीएससी कर लेते हैं। और कुछ आपको क्लियर है सब? कल थे आप क्लास में? कल थे? कोई सवाल है आपको? क्लियर है सब? हाँ कोई और? हाँ ताहिर, ठीक है सब? ओके। तो हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में मैंने आपको कल स्टेम सेल्स की डेफिनेशन बताई। क्या है स्टेम सेल्स? दीज आर अनस्पेशलाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिनकी अभी पूरी तरीके से स्पेशलाइजेशन नहीं है। ये अनडिफरेंशिएटेड है, इनको भी नहीं, ये अभी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। अब यही सेल अपने आप को डिवाइड करके क्या बनाती है? स्पेशलाइज्ड सेल। क्या बनाती है? डिफरेंशिएटेड सेल। और ये प्रोसेस कौन सा होता है? स्पेशलाइजेशन का या डिफरेंशिएशन का। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेम सेल है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, ये किस मेथड से स्पेशलाइजेशन करती है। मेथड क्या है इसकी स्पेशलाइजेशन का? दो मेथड पढ़े, ऑब्लिगेट एसिमेट्रिकल रेप्लिकेशन, स्टोकास्टिक डिफरेंशिएशन। ऑब्लिगेट एसिमेट्रिकल रेप्लिकेशन में क्या होती है? एक मदर स्टेम सेल अपने आप को डिवाइड करके एक मदर बनाती है और एक डॉटर बनाती है। इससे क्या होगा? हमें एक डॉटर सेल जो स्पेशलाइज्ड है वो भी मिलेगी, प्लस मदर भी मिलेगी, ताकि मदर का टोटल नंबर कांस्टेंट रहे। दूसरा हमने क्या देखा? स्टोकास्टिक डिफरेंशिएशन, जहां पर एक मदर सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में, तो आपको दो डॉटर तो मिल गई लेकिन एक मदर कम हो गई, इसीलिए दूसरी मदर सेल अपने आप को डिवाइड करके दो मदर सेल्स बनाएगी, जिसकी वजह से टोटल नंबर कांस्टेंट रहेगा। मेथड भी देख लिया। उसके बाद मैंने आपको इसका टाइप पढ़ा कि इसके क्या क्या टाइप्स है। टाइप्स में हमने 3 टाइप्स देखे। पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम्स, दूसरा नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम्स, और तीसरा आईपीएससी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किस में मिलती है? एम्ब्रियो में मिलती है। ये स्टेम सेल कैसी होती है? ये ऐसी स्टेम सेल होती है जो कोई भी ऑर्गन बना सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट स्टेम सेल। दूसरी आपके पास क्या है? नॉन एम्ब्रियोनिक। ये किस में मिलती है? अडल्ट। इसको हम अडल्ट स्टेम सेल भी बोलते हैं, इसको हम सोमैटिक स्टेम सेल भी कहते हैं। इसमें आपके 3 टाइप्स हैं। एक ऐसी सेल है जिसको हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। प्लूरिपोटेंट, या कभी सवाल देखोगे कभी लिखा होता है प्लूरिपोटेंट प्रीकर्सर स्टेम सेल, टोटीपोटेंट प्रीकर्सर स्टेम सेल। घबराना नहीं है, वो एक ही चीज हो गया। प्रीकर्सर है नहीं है वो मान लो आप, हमारे लिए वो एक ही चीज है। आपको बायोलॉजी का एग्जाम नहीं देना, आपको समझनी है टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप मान लो प्रीकर्सर लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। टोटीपोटेंट प्रीकर्सर स्टेम सेल बोलो, प्लूरिपोटेंट प्रीकर्सर स्टेम सेल बोलो, नो डिफरेंस। प्लूरिपोटेंट कैसी स्टेम सेल होती है? दैट कैन फॉर्म मैनी ऑफ द सेल टाइप्स। उसके बाद ओलिगोपोटेंट कैसी स्टेम सेल होती है? दैट कैन फॉर्म फ्यू ऑफ द सेल टाइप्स। और फिर यूनिपोटेंट स्टेम सेल दैट कैन फॉर्म ओनली वन ऑफ द सेल टाइप। एग्जाम्पल एपिडर्मल स्टेम सेल्स, है ना, जिससे स्किन की सेल बनती है। दूसरा ओलिगोपोटेंट की एग्जाम्पल बोन मैरो स्टेम सेल्स। और प्लूरिपोटेंट कहां मिलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक और नॉन एम्ब्रियोनिक जितनी भी स्टेम सेल्स है, सबकी सब नेचुरली पाई जाती है ना। नेचुरली ये एम्ब्रियो में होगी और नेचुरली ये बॉडी में होगी, ये नेचुरली पाई जाती है। इसमें से सबसे बेनिफिशियल स्टेम सेल होती है टोटीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। सबसे बेनिफिशियल क्यों? क्योंकि इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके हम ऑलमोस्ट सारे या कुछ मेजॉरिटी आपके ऑर्गन्स बना पाएंगे, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, दे आर पोटेंट। पोटेंट का मतलब हम बोलते हैं ना, कोई हम बोलते हैं ये इम्पोटेंट है। इम्पोटेंट का मतलब हो गया उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके। दूसरा हो गया ये अच्छा खासा हेल्दी पोटेंट आदमी है। पोटेंट का मतलब ही इज हेल्दी मेल। लाइकवाइज ये टोटीपोटेंट है, यानी ये सारे ऑर्गन्स बना सकती है। ये प्लूरिपोटेंट है, ये बहुत ऑर्गन्स बना सकती है। यही सेल्स हमें चाहिए होती है। अब अगर किसी का ऑर्गन खराब हुआ, वो इन सेल्स की मदद से वो नया ऑर्गन बना सकती है। यूनिपोटेंट से वो ऑर्गन हम नहीं बना पाएंगे। सपोज आपने एपिडर्मल स्टेम सेल ली, उससे कैसे हम लिवर का ऑर्गन बना पाएंगे? नहीं बना सकते।
ऑलिगोली वो जैसे बोन मैरो, उससे आपकी ब्लड की सेल बनेगी लेकिन लिवर का ऑर्गन नहीं बनेगा, किडनी नहीं बनेगी। हमें किडनी बनानी है, हमें लिवर बनाना है, हमें हार्ट बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, या तो एम्ब्रियोनिक ले आओ या फिर प्लूरिपोटेंट ले आओ। एम्ब्रियोनिक सेल लाने के लिए हमारे पास क्लोनिंग का तरीका है ना। तो आपके पास अब ये सेल्स कैसे मिलेगी, या तो आप सीधे बच्चा पैदा हुआ उसकी प्लूरिपोटेंट अम्बिलिकल कॉर्ड सेव कर लो, लेकिन वो तो बच्चे की है, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मुझे मेरा ऑर्गन खराब हो चुका है, मुझे अपनी सेल से कोई ऑर्गन बनाना है। अपनी सेल से कौन सी सेल दूंगा मैं? ऑलिगोपोटेंट से कोई फायदा नहीं है, यूनिपोटेंट से कोई फायदा नहीं है, मुझे दो सेल्स देनी है, या तो एम्ब्रियोनिक या फिर प्लूरिपोटेंट। एम्ब्रियोनिक तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरा तो एम्ब्रियो ही नहीं है, दूसरा प्लूरिपोटेंट भी नहीं दे सकता क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड तो मेरा खत्म हो चुका है। तो मैं कहां से बनाऊं? या तो मुझे अपना क्या बनाना पड़ेगा, क्लोनिंग, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करके एम्ब्रियो बनाएगा मेरा, वहां से एम्ब्रियो से मुझे क्या मिलेगी, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। लेकिन क्या हम कर सकते हैं ऐसा इंसानों के साथ? नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने नॉर्मल सेल ली, हमने एक नॉर्मल सेल ली बॉडी की, मैंने अपनी नॉर्मल सेल दी, बॉडी की कोई भी सेल दी थी मैंने, सोमैटिक सेल। मैंने एक नॉर्मल सेल दी बॉडी की जो एक नॉर्मल सोमैटिक सेल थी। इस सोमैटिक सेल में मैंने जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करके इसको जेनेटिकली मैंने रीप्रोग्राम किया और इस नॉर्मल सेल को मैंने क्या बनाया, प्लूरिपोटेंट सेल बनाया। क्या बनाया? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाया, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाया। जैसी स्टेम सेल मेरे अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है, मैंने एक नॉर्मल सेल को बॉडी की जेनेटिकली रीप्रोग्राम करके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट किया। इसीलिए क्योंकि मैंने इसको खुद कन्वर्ट किया, इसको मैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहता हूं। ये इंड्यूस्ड है, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईपीएससी। क्या आईपीएससी नेचुरली बॉडी में होती है? नहीं, इसको हम खुद जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के बाद बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो आईपीएससी है ये तीसरा टाइप, ये क्या है, ये तीसरा टाइप है, आर्टिफिशियली आप लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं आईपीएससी। ठीक, अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। अब आईपीएससी जब बन गई तो इससे क्या मैं अब कोई भी ऑर्गन बना सकता हूं, है ना। मैं मेनी ऑफ द सेल टाइप्स बना सकता हूं। मुझे किडनी चाहिए, हार्ट चाहिए, लिवर चाहिए, अब बना सकते हैं। उसके लिए बायो प्रिंटिंग का तरीका है हमारे पास। बायो प्रिंटिंग पता है? ऐसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रिंटर हुआ करते थे, है ना। प्रिंटर, आपको जो एक कॉपी है आपको प्रिंट करना है तो वो निकलता है ना ऐसे पेपर, हाँ, फोटो स्टेट। आपका जो पेपर है, जरा इधर तो देखो, ये पेपर है आपका, फोटो स्टेट जब करते हैं तो ऐसे ही पेपर निकलता है ना। मुझे बोलो ये पेपर 2D में है या 3D में है? ये 2D में है ना। D का मतलब ये इसकी लेंथ और इसकी हाइट, ब्रेड्थ तो बिल्कुल कम है ना इसकी, तो ब्रेड्थ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है। ये 2D शीट है जो प्रिंटर से बाहर निकलता है। आज हमारे पास ऐसे प्रिंटर है जो 3D चीज़ें बना सकते हैं, 3D चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डॉल चाहिए, डॉल, तो मुझे एक डॉल चाहिए। डॉल 3D स्ट्रक्चर है या 2D? या डॉल छोड़ो, मुझे ये चाहिए। इसमें इसकी ब्रेड्थ, लेंथ और हाइट, तीनों चीज़ें है ना। ये 3D है ना। मैं प्रिंटर में ऐसी चीज़ बना सकता हूँ सीधे प्रिंट करके, उसको हम 3D प्रिंटर कहते हैं। वो कैसे होगा? उसमें मुझे, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये प्लास्टिक चाहिए सबसे पहले, तो मैंने प्लास्टिक प्रिंटर में भरा, उसमें ऐसे नोजल निकलती है बाहर, वो फिर एक लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के लूप, ऐसे ऐसे लेयर बनाकर आपका 3D स्ट्रक्चर बनाता है। चाइना आज 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करता है घर बनाने के लिए। वहाँ 10 दिन में उन्होंने 50 घर बनाए। कैसे? उन्होंने एक बड़ा सा 3D प्रिंटर लिया, उसमें से नोजल में घर बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक नहीं, सीमेंट। उन्होंने सीमेंट डाला, सीमेंट ने नोजल में ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाया। तो उन्होंने एक बेस बनाई, उसके ऊपर लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर, लेयर लेयर लेयर, तो ऐसा घर बन गया आपका, एक घर बन गया। तो 10 दिन में उन्होंने 50 घर बनाए वहाँ। आज 3D प्रिंटर से आप घर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, 3D जो बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक, तो अब अगर मुझे ऑर्गन बनाना है, ऑर्गन क्या है, 3D स्ट्रक्चर है ना। मुझे किडनी बनानी है, वो 3D है ना, तो किडनी बनानी है मुझे। किडनी बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक, सीमेंट, क्या चाहिए, सेल्स, सेल्स चाहिए। कौन सी सेल, ब्लड की सेल, स्टेम सेल। कौन सी सेल चाहिए? अब या तो एम्ब्रियो की लो, क्योंकि एम्ब्रियो से किडनी बन सकता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से किडनी
बनाया जा सकता है, लेकिन एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये ह्यूमन एम्ब्रियो है, नहीं कर सकते। दूसरा, प्लूरिपोटेंट से ले सकते हैं, प्लूरिपोटेंट से बना सकते हैं किडनी, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन प्लूरिपोटेंट भी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल सेल ली, उसको आईपीएससी बनाया, आईपीएससी में उसको ग्रो कराया, बहुत सारी आईपीएससी, मिलियंस में आईपीएससी सेल्स मिल गई आपको, उसको एक हाइड्रोजेल में डाला, जेल प्रिंटर में डाला, प्रिंटर ने लिविंग सेल्स के जरिए ऐसे 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 करके 2 दिन में किडनी बनाकर दे दी आपको। ये बायो प्रिंटिंग का ज़माना है, आज आप ऑर्गन प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाद में, बायो प्रिंटिंग मुझे अलग से पढ़ाना है। फिलहाल के लिए मैं बस ये समझा रहा हूँ आपको, आपने नॉर्मल सेल को क्या किया, चेंज आईपीएससी में, जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग करके, जीन्स उसके बदल कर उसको वैसा बनाया जैसे एक आईपीएससी होती है। एम्ब्रियोनिक भी बन सकती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक सेल मैंने कहा वो डिफिकल्ट है। जब हमारी टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड बनेगी और ज़्यादा हम इसमें तरक्की करेंगे, फिर हम उसको टोटीपोटेंट भी बना सकते हैं। उस वक्त वो आएगी इंड्यूस्ड टोटीपोटेंट स्टेम सेल। लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक लिमिटेड है, प्लूरिपोटेंट तक। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी तो हम टोटीपोटेंट भी बना सकते हैं, बोन मैरो बना सकते हैं। आज हम जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स भी कर सकते हैं, आप बोन मैरो जो भी बनाना आपको आप बना सकते हैं, पर उसके लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ऐसे अगर आपको किडनी चाहिए 2.5 लाख में आपको किडनी मिल जाएगी। अगर आप बायो प्रिंटिंग से किडनी बनाएंगे, वो आपकी सेल में जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग करेगा, फिर उसको आईपीएससी बनाएगा, फिर मिलियंस में ग्रो करेगा, फिर हाइड्रोजल में डालेगा, फिर प्रिंटर में डालेगा, प्रिंटर से किडनी बनाएगा, वो आपकी करोड़ों में हो जाएगी फिर। तो ये इट इज़ जस्ट अ टेक्नोलॉजी जो हम अभी बना रहे हैं, अभी ये आम लोगों के लिए अप्लाई नहीं हो सकती, काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। तो हम वो भी कर सकते हैं, पर बेहतर ये है कि आप एक एग्जिस्टिंग पेशेंट से बोन मैरो ले लो। ऐसा आप बोन मैरो क्रिएट अगर करोगे वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप करते हैं ना, जैसे पेशेंट्स में वो निकाला जाता है बोन मैरो से, ताकि उस बोन मैरो क्यों निकाला जाता है, आप समझ आए आपको, क्योंकि उसमें क्या होती है, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। पेशेंट से निकालते हैं ना, SKICC में निकालते हैं पेशेंट से, पुराना पेशेंट होता है उसको पता ही है मर जाएगा, उसको वहाँ से निकालते हैं, उसमें से ओलिगोपोटेंट मिल जाती है उनको रिसर्च पर्पसेस के लिए। समझ आ रहा है। लाइकवाइज अगर आपके पास एक अच्छी खासी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, जब आपका बच्चा पैदा होगा उसका अम्बिलिकल कॉर्ड स्टोर करके रखना, ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे। कल को अगर बच्चे का कोई ऑर्गन खराब हो गया, बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड है, सेल्स दे देना, ऑर्गन बन जाएगा, उसकी बॉडी में दे देना, ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है अभी यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी बच्चा पैदा होता है, दे प्रिजर्व द सेल्स ऑफ द बेबी, ताकि कल को उसको अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, कल को हम उसका ऑर्गन बना सकते हैं। समझ आया। तो ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको कहा आईपीएससी इज एट द कोर ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन। व्हाट इज रिजेनरेटिव मेडिसिन? रिजेनरेटिव मेडिसिन हो गया कि आप अपने ऑर्गन्स खुद रिजेनरेट कर सकते हो, है ना, नए ऑर्गन बना सकते हो। क्या उसमें कोई अब इम्यून रिजेक्शन होगा? क्योंकि अपनी सेल से खुद ऑर्गन बनाया है, कोई इम्यून रिजेक्शन का खतरा। इसीलिए रिजेनरेटिव मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, और उसके कोर पे क्या है? आईपीएससी। समझा? आईपीएससी वाज अ रिमार्केबल डिस्कवरी जो हमने बनाई फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टेम सेल्स खुद बनाना, इट वाज ह्यूज। उसके बाद ये टॉपिक हमने कर लिया। अब आजकल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसी रिजेनरेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो हम थोड़ा कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं। ये स्टेम सेल सर कैसे डिफरेंशिएट होती है? अगर मतलब उनका डीएनए में सब इंफॉर्मेशन सेम होती है सर? सेम नहीं होती है, डिफरेंट होता है। जैसे जो आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है और यूनिपोटेंट स्टेम सेल है, इट विल हैव डिफरेंट सीक्वेंसेस। यस, 0.01% की डिफरेंस होती है उसमें, पर होती है। अगर आपका फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है ATCC-AGT, ये सीक्वेंस है, सपोज ये सीक्वेंस है यूनिपोटेंट स्टेम सेल की, आपको ऐसे होगा, ये प्लूरिपोटेंट है फॉर एग्जांपल, T की जगह A होगा। एक भी बेस पेयर अगर चेंज हो गया ना, बदल जाएगा जी एक के चेंज होने से। ऐसे ही कितने पेयर्स है? 300 करोड़ एक डीएनए के अंदर, 300 करोड़, 3 बिलियन बेस पेयर्स हमारे डीएनए में है। एक डीएनए में 300 करोड़ बेस पेयर्स है। उसमें से अगर एक की भी हट गई ना,
वो हिल गया अपनी जगह से तो जीन बदल जाएगा उसी के साथ। ये सीक्वेंस पर ही जीन आपका होता है। ये सीक्वेंस आपका एक जीन देगा, ये सीक्वेंस पर दूसरा जीन देगा। समझा? तो आपने देखा फॉर एग्जाम्पल ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, इसकी ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को आपने कॉपी किया किसी नॉर्मल सेल में, किसी नॉर्मल सेल में। ये किसकी सीक्वेंस है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की। आपने एक बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड लिया, उसमें देखा उसकी कैसी सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस को कॉपी किया नॉर्मल सेल में। नॉर्मल सेल में अब ये कॉपी हो चुकी है। नॉर्मल सेल किसकी तरह बिहेव करेगी? iPSC की तरह। समझा? इसी को हम कहते हैं जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। आपने जीन्स को रीप्रोग्राम किया, इसके जो जीन्स थे उसको रीप्रोग्राम किया एंड यू लेड इट टू बिहेव लाइक एन iPSC। समझा? ये हो गया आपका तरीका रिजेनरेटिव मेडिसिन का। अब आज हम उसका इस्तेमाल किस में करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो थोड़ा कैंसर के बारे में हल्का सा बेसिक समझाऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी आज कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या है हमारे पास। सो कैंसर क्या है, कोई बता सकता है? और कैंसर इतना ड्रेडफुल डिजीज क्यों है? लोग डरते क्यों है कैंसर से? शाबाश। और भी तो बीमारियां हैं, है ना? कोरोना वायरस बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी। खतरनाक? कोरोना वायरस खतरनाक बीमारी। हाँ, कैंसर से क्यों डरते हैं? चल रहा है? सेल डिवीजन बहुत एक्सपोनेंशियली होता है। नहीं, माय क्वेश्चन इज व्हाई इज इट अ डेंजरस डिजीज? या अब अभी हम कहते हैं ना कैंसर का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कहते हैं ना? ऐसा क्यों कहते हैं हम? आपने तो इतनी तरक्की की, अगर आप जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप कैंसर का इलाज नहीं निकाल सकते? थेरेपी कर सकते हैं कैंसर के लिए। हाँ, उससे अच्छे सेल्स होते हैं, वो पहले ज़्यादा मर जाते हैं। यस। क्या हुआ इसको? ठीक है जो, अब देखो इन्होंने बहुत सही बोला। अब कैंसर, पहले अगर मैं बात करूं HIV की, HIV बड़ी खतरनाक बीमारी है। HIV एड्स की बात करें, अब एड्स का इलाज निकालना फिर भी आसान है, लेकिन कैंसर का इलाज निकालना मुश्किल है। अब बोलिए आप क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एड्स एक बीमारी है, कैंसर एक बीमारी है। कैंसर बहुत एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं। कैंसर, आप बोलेंगे कैंसर हुआ तो नेक्स्ट सवाल क्या होता है? किस में होता है ना? किसी को यूटेरस में कैंसर हो गया, किसी को अलग कैंसर हो, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ल्यूकीमिया है, किसी को स्किन कैंसर। अब अलग अलग कैंसर की अलग अलग ट्रीटमेंट। कितने कैंसर का ट्रीटमेंट निकालेंगे आप? कैंसर कोई एक बीमारी है तो नहीं जिसका आप इलाज ढूंढ सके। तो दैट इज़ वाई ये बहुत बड़ा एक ब्रैकेट बन गया जिसमें आपको इतने सारी कैंसर्स है। किसी की भी सेल में अगर डिवीजन ज़्यादा होता है तो एक ट्यूमर डेवलप होगा, वो ट्यूमर अगर फैल गया तो कैंसर क्रिएट होता है। तो हम देखेंगे कैंसर असल में है क्या। देखिए ये एक सेल है मेरी बॉडी में, सिंपल मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूँ। एक सेल है, मैंने आपको अभी कहा कि सेल की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है ना? इसका क्या है अपना एक लाइफ स्पैन। 2 सेकंड के अंदर मान लेते हैं इस जगह पर आते आते सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, है ना? सेल की डेथ हो जाएगी। यानी सेल जब बनती है एक टाइम ऐसा होता है कि वो एक टाइम के लिए बनती है, टाइम, उस टाइम के बाद वो मर जाएगी। यानी उसमें पहले से प्रोग्राम्ड होता है कि मुझे कितने टाइम तक जिंदा रहना है। जैसे एक रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल जैसे ही बनी उसको पता है मुझे कितने दिन के लिए जिंदा रहना है? 120 दिन। ये प्रोग्राम्ड है ना, सेल के अंदर प्रोग्रामिंग करके है। सेल बन गए, उसको पता है 120 दिन तक मेरा लाइफ स्पैन है। स्किन की सेल, उसको पता है 6 दिन तक मेरा लाइफ स्पैन है। ऐसे ही आपको एक सेल है, उसको पता होती है कि मेरी डेथ कब होगी। इस प्रोग्राम्ड डेथ को हम बायोलॉजी में कहते हैं अपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल। प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल। तो सेल का बर्थ होता है, उसके बाद उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि उसकी डेथ कब होगी, प्रोग्राम डेथ। और सेल की प्रोग्राम डेथ को हम क्या बोलते हैं? अपोप्टोसिस। अब देखिए कैंसर में क्या प्रॉब्लम आती है।
एक सेल है फॉर एग्जाम्पल, ये सेल डिवाइड होती है 2 सेल्स में, ये 2 सेल्स डिवाइड होती है और 2 सेल्स में, ऐसे मान लेते हैं फिलहाल। टोटल कितनी सेल्स होगी मेरे पास अब? 4, है ना। अब ये 4 सेल्स बन रही है, इनका अपना टाइम होगा पीरियड कि कितने टाइम के लिए, इनकी प्रोग्राम डेथ कब होगी। सपोज प्रोग्राम डेथ है इनकी कि कुछ दिनों के बाद ये 4 की 4 सेल्स क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। ठीक, तो जितनी यहां से बन रही है, जितनी सेल डिवीजन हो रहा है, उतना यहां से अपोप्टोसिस हो रहा है ना। अपोप्टोसिस हो रहा है, यहां से सेल्स का बर्थ हो रहा है, यहां से सेल्स की डेथ हो रही है, तो सारा बैलेंस में रहता है बॉडी में। सेल डिवीजन हो रहा है यहां से अपोप्टोसिस हो रहा है, कोई इश्यू नहीं हो रहा बॉडी में। 4 बन गई, 4 मर गई, तो वो चलता रहता है बॉडी का सिस्टम। पुरानी मर रही है, नहीं बन रही है, 4 वहां से मर गई, 4 नहीं बन गई, 10 मर गई, 10 नहीं बन गई, तो ये सिस्टम चलता रहता है। डिवीजन यहां से हो रहा है, वहां से अपोप्टोसिस हो रहा है। अब कभी कभार क्या होता है कि बॉडी में ये जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है इसके बीच में, ये टूट जाता है और बॉडी में कभी सेल डिवीजन तेजी से होने लगता है। यानी जहां 4 बननी चाहिए थी वहां 400 बन रही है और यहां से उतना अपोप्टोसिस नहीं हो रहा। अब सेल ज्यादा बन रही है, सेल डिवाइड तेजी से हो रही है, तो एक सेल यहां थी, वो उसका डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होते 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 वो एक ट्यूमर बनाती है। क्या बनाती है? ट्यूमर। तो यही है ट्यूमर, जो कहीं पर भी बॉडी में हो जाता है। ये क्या है? ये सेल्स ही होती है जो तेजी से डिवाइड करती है और अक्यूमुलेट हो जाती है किसी एक जगह पर, तो इसको हम ट्यूमर कहते हैं। इस ट्यूमर को प्रिसाइसली बायोलॉजिकल टर्म्स में हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या हुआ? जो किसी एक जगह पर डेवलप होता है। सपोज किसी को यहाँ पर गर्दन में कुछ हो गया, वहाँ पर सेल्स डेवलप हो रही है, तो गर्दन में एक ट्यूमर डेवलप हो गया, वो गर्दन के पास है ना एक जगह पर, वो बेनाइन ट्यूमर है। तो ट्यूमर आपका कहीं एक लोकलाइज्ड जगह पर होता है, एक स्पेसिफिक एरिया में ट्यूमर डेवलप होता है। समझा कैसे हुआ ये? क्योंकि सेल डिवीजन तेजी से हुआ, सेल ज्यादा बनी, सेल ज्यादा बनने की वजह से क्या बना आपके पास? ट्यूमर बना, ट्यूमर बना। ठीक ना? कौन सा ट्यूमर? बेनाइन ट्यूमर। मैं लिखाऊंगा, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, चलो 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, एक नया केस, तो पहला केस था, एक दूसरा केस देख लेंगे जिसमें सेल डिवीजन जितना होना था उतना ही हो रहा है। सेल डिवीजन जितना होना था उतना ही हो रहा है, लेकिन अपोप्टोसिस नहीं हो रहा, डेथ नहीं हो रही। सेल मरनी चाहिए थी 120 दिन में, वो नहीं मर रही, तो सेल्स अक्यूमुलेट होंगी? मर नहीं रही ना, तो सेल्स क्या हो जाएंगी? अक्यूमुलेट। क्या बनेगा? ट्यूमर फिर से बनेगा। अगर एक ही जगह पर ट्यूमर है तो उसको क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर। ठीक है ना? तो ट्यूमर 2 तरीकों से बन सकता है, या तो सेल डिवीजन रैपिडली हो रहा है, या फिर अपोप्टोसिस कम हो रहा है। रीजन अभी रीजंस पे आएंगे जब मैं जीन्स के बारे में बोलूंगा। ठीक, फिलहाल के लिए समझ आ रहा है आपको ट्यूमर कैसे बन रहा है? कभी सेल डिवीजन तेजी से होगा तो ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, कभी अपोप्टोसिस कम होगा तो ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। दोनों की वजह से ट्यूमर डेवलप हो सकता है। अब ये ट्यूमर अगर बॉडी में, सपोज यहां पर एक ट्यूमर डेवलप हुआ या गर्दन में ट्यूमर डेवलप हुआ, वहां से कोई सेल निकली, वो किसी और ऑर्गन में गई और वहां पर उसने सेल डिवीजन किया, फिर यहाँ से एक और सेल यहाँ से निकल के किसी तीसरी जगह पर गई, वहाँ पर उसने तेज़ी से एक और ट्यूमर बनाया, फिर यहाँ से एक और सेल निकली, वो चौथी जगह पर गई, यहाँ से इसने ट्यूमर डेवलप एक और किया। अब ट्यूमर फैल रहा है ना? ठीक, इस फैलने को, अब जो ये ट्यूमर बन गया, इसको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं। समझा? अब दैट इज योर कैंसर। अब इसका हमें ट्रीटमेंट देखना है। बायोटेक्नोलॉजी के पास इसका क्या ट्रीटमेंट है? जो ट्यूमर है ना, जैसे कि ब्लड की वेसल में फंस जाएगा तो ये ब्लड को चोक करेगा ना सर? वो भी कर सकता है। अब इसके अलग अलग एक दिन में मरना चाहिए ना सर? जिसको सर मिलेगी, जिसको कैंसर है ना सर, पेशेंट एक दिन में मरना चाहिए ना सर? क्योंकि जिसकी ब्लड वेसल सर चोक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी जी, वो सर मरना चाहिए। वो मरना चाहिए, आइडियली मरता भी है, लेकिन चोकिंग एक दिन में नहीं होती है। इतना डिवीजन इतना रैपिड भी नहीं है कि एक दिन में फट के सेल फट गई तो चोक हो गया, इतना भी रैपिड नहीं है। समझ गए आप? इट टेक्स टाइम। इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि डॉक्टर कैंसर में टाइम देता है आपको,
आपके पास 6 महीने का टाइम है। ऐसी भी pills नहीं है कि जैसे cells मर जाएगी सर। हम पढ़ेंगे यार, अभी ट्रीटमेंट नहीं मैं शुरू कर रहा हूँ। अब देखो जब मैं ट्रीटमेंट खत्म करूंगा फिर आपका सवाल मैं ले लूँ। कैंसर समझ आया, बीमारी समझ आई, ठीक। अब ये क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। ट्यूमर इज फॉर्म्ड ड्यू टू अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ। Uncontrollable cell growth. The excess growth of cells can happen. The excess growth of cells can happen because of excess growth of cells can happen because of number one, increased cell division slash cell birth, cell division या cell birth. Number 2, decreased apoptosis, that is programmed cell death. Tumors are of two types. Number 1, benign tumor, BENIGN. Benign tumor क्या होता है? Localized, है ना? It is localized and can't spread to other parts. दूसरा हो गया malignant tumors. क्या ये स्प्रेड कर सकता है? Can spread from one part to another. Next point, malignant tumors are called cancers. And this spreading of cancerous cells into various parts of the body is called ये जो फैलना है is called metastasis. तो क्या है मेटास्टेसिस? ये जो स्प्रेड हो रही है आपकी सेल्स। सब हेडिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नंबर 1, पहला एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है। पहले 2-3 ट्रीटमेंट उसमें कुछ खास है नहीं, तो वो आप खुद से ही लिख सकते हो। पहला क्या है? सर्जरी सिंपली फॉर एग्जाम्पल बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पर आपका ट्यूमर है, तो आपका ये बेनाइन ट्यूमर है। कौन सा ट्यूमर है? बेनाइन ट्यूमर। किसी एक जगह पर है ना, तो आप उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपका ट्यूमर एक ठीक ठाक जगह पर है जहां पर रिमूव हो सकता है, तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका ट्यूमर
लोकलाइज्ड होना चाहिए और उस जगह पर होना चाहिए जहां पर सर्जरी हो सके, ठीक है ना। तो अगर इट इज एट अ स्पेसिफिक लोकेशन जहां पर सर्जरी हो सकती है तो हम डायरेक्टली सर्जरी कट करके उसको निकाल ही लेते हैं वहां से। समझा आपको? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर है, अब वो सर्जिकली रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है बट मुश्किल है काफ़ी, ठीक। लाइकवाइज किसी को अगर कहीं बॉडी पे कहीं और जगह पर ट्यूमर है, उसको आप काट के उस वहाँ से सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। तो सर्जरी से अगर आप ठीक ठाक लोकेशन पे है, डिजायर्ड लोकेशन पे है जहाँ पर सर्जरी हो सकती है, यू कैन सर्जिकली रिमूव इट। नंबर 2 लिखिए इसमें, कैंसर कैन बी रिमूव्ड इफ इट इज एट अ suitable place. Cancer can be surgically removed if it is at a suitable place. दूसरा, ट्रीटमेंट है आपका कीमोथेरेपी। दूसरा क्या है? कीमोथेरेपी। अब ये वो है जो आप बोल रहे थे कि क्या हमारे पास कोई दवाई नहीं है जिससे हम इनको मार सकें, ठीक है ना। अब आपको पता है कैंसर फैल रहा है बॉडी में, तो कुछ ऐसी दवाई वाई डाल दो ताकि वो इनको मार सके, ठीक। ये क्या, कीमोथेरेपी का मतलब जहाँ पर कीमो यानी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, दवाइयों का केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। किलिंग कैंसर सेल्स बाय केमिकल्स। कीमोथेरेपी में हम कैंसर सेल्स को मारते हैं यूजिंग केमिकल्स। किलिंग कैंसर सेल्स बाय यूजिंग केमिकल्स। अब देखो, इस बात को मैं आपको रिफ्यूट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कैंसर सेल्स मूव कर रही है, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा ट्यूमर है, यहाँ पर आपका कैंसर सेल्स मूव कर रही है। आप बोल रहे हैं डालो दवा, वो मार देगा उसको, है ना। अब जो ये केमिकल है, जो आप दवा डाल रहे हो, जो आप ड्रग बॉडी में डाल रहे हो, क्या इस ड्रग को खुद पता है कि कैंसर सेल कौन है और हेल्दी सेल कौन है? खुद पता है इसको? या खुद ये देख सकता है मुझे किसको डैमेज करना है, किसको नहीं करना है? तो हम जब कीमोथेरेपी करते हैं, हम जब केमिकल्स डालते हैं बॉडी में, नो डाउट कि वो कैंसर सेल को मारते हैं, लेकिन उसके साथ में वो हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कैंसर के ट्रीटमेंट। कैंसर का जो भी हमारे पास जनरली हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट है, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कैंसर सेल को कैसे मारा जाए, प्रॉब्लम ये होती है कि हेल्दी सेल्स को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, उससे हमारी हेल्दी सेल्स डैमेज होती है। आमतौर पर आप देखेंगे कीमोथेरेपी की वजह से जिसका भी कीमो चल रहा है उसके बाल पूरे झड़ जाते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारी हेल्दी सेल्स जो स्कैल्प के हैं वो डैमेज हो जाते हैं केमिकल्स की वजह से, बाल झड़ जाते हैं। अब देखेंगे कीमोथेरेपी अगर 2-3 महीने चल रही है, बंदा ऐसे सुकड़ जाएगा। मेरी मामी का कैंसर हुआ, शी डाइड इन हर आई गेस 30-40s में थी वो, 30s में थी वो शायद, एंड शी डाइड। प्रॉब्लम हो गई कीमोथेरेपी की वजह से वो इतना कमज़ोर हो गई, उसकी हेल्दी सेल्स इतनी डैमेज हुई, शी वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव। ट्रीटमेंट की, कैंसर ने तो मारा ही, ट्रीटमेंट की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई। शी वॉज लाइक लास्ट के कुछ टाइम पे, अच्छी खासी लड़की थी, उनका फिगर भी ठीक ठाक था, लाइक हेल्दी फिगर था उनका, पर कुछ ही टाइम में वो ऐसा हो गया जैसे मान के चलो आप उसको मैं लेफ्ट हैंड से ऐसे उठा सकता था, इतना वो पतली हो गई, उस तरह उसकी हड्डियाँ निकली हर जगह से। वो क्या हो गया, उसकी बॉडी में हेल्दी सेल्स डैमेज हो रही थी, मसल लॉस हो रहा था। अब फाइनली धीरे धीरे शी सकम्ड टू डेथ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कैंसर के प्रॉब्लम में? द प्रॉब्लम इज नॉट टू किल कैंसर सेल्स, द प्रॉब्लम इज टू सेव हेल्दी सेल्स। समझा आपको? तो हमने जो इसमें लगाया केमिकल बॉडी में, उससे कैंसर सेल्स मरेंगी, साथ में हमारी हेल्दी सेल्स भी डैमेज होगी। ये इसका एक ड्रॉबैक, ठीक। नंबर 3, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या इस्तेमाल होगा? रेडियो यानी रेडिएशन। आपको अगर मैं आज आता है ना वो लेजर गन, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ लिया मैंने, उसमें मैंने एक लेजर बीम डाली, हाई एनर्जी रेडिएशन, जल जाएगा हाथ? जलेगा हाथ या नहीं? या आप सुपरमैन हो, आपका नहीं जलता है, ठीक। एक सेल है, इस पे हाई एनर्जी रेडिएशन डालो, ये सेल इंसिनरेट हो जाती है, मर जाती है।
लाइकवाइज हमें पता है कि कैंसर सेल भी सेल्स ही होती है और उन पर जब रेडिएशन पड़ेगी वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। इसीलिए हम रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन डोजेस डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर कैंसर है तो यहाँ पर इसको मशीन में डाला, रेडिएशन डोजेस पड़ेंगे उस पर, वो यहाँ पर हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करेगा और कैंसर सेल्स को भी डैमेज करेगा। रेडिएशन को खुद नहीं पता कि हेल्दी कौन है और कैंसरस कौन है, उसको खुद नहीं पता। रेडिएशन को खुद पता होगी कि हेल्दी कौन है, ये तो डालने वाले को पता है कि मुझे किस जगह पर डालना है। रेडिएशन को तो जहां डालोगे वो सबको उड़ा देगी, तो उसको डाला जाता है बराबर लोकलाइज उस जगह पर जहां पर क्या है, कैंसर है। रेडिएशन डोजेस की वजह से कैंसर सेल्स इंसिनरेट होती है, मर जाती है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर एरर हो जाता है, मैनुअल एरर मशीन में, तो उसकी वजह से आसपास की हेल्दी सेल्स भी डैमेज होंगी। तो रेडिएशन थेरेपी भी आपका है जहां पर हम हाई एनर्जी रेडिएशन डोजेस देते हैं टू किल द कैंसर सेल्स। रेडिएशन डोजेस टू किल द कैंसर सेल्स। ये तो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है कैंसर को ट्रीट करने का। अब हम आते हैं नया क्या हो रहा है इसमें, जो करंट अफेयर्स में था आपके। वी हैव डेवलप्ड अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर नोन एज साइबर नाइफ। साइबर नाइफ ये पढ़ना है हमें असल में, इसीलिए मुझे ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना पड़ा। साइबर नाइफ